दोस्तों, स्वागत है तथागत साइंस एकेडमी चिड़िया में। मैं आपका दोस्त मनीष भारती। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के काव्य खंड से चौथा चैप्टर स्वदेशी, जो प्रेमघन जी के द्वारा लिखा गया है। कवि बद्री नारायण चौधरी, या आप इनको प्रेमघन कह सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सबसे पहले कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेमघन जी का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कब हुआ? 1855 ईस्वी में। कहाँ पर? मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश में है। और इनका निधन अर्थात मृत्यु कब हुआ? 1922 ईस्वी में। तो इनका जन्म कब हुआ? 1855 में, और मृत्यु 1922 ईस्वी में। इनका मुख्य रचना भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन, ये दो मुख्य नाटक है। और इनके काव्य संग्रह जीर्ण जनपद, जिनमें ये ग्रामीण जनजीवनों के बारे में वर्णन किया है। और इनका जो दोहा संग्रह है प्रेमघन सर्वस्व। और ये आप जान लीजिए, ये जो मेरा स्वदेशी शीर्षक लिया गया है, स्वदेशी, यह कहाँ से लिया गया है? तो प्रेमघन सर्वस्व से। यदि आपसे पूछा जाएगा कि स्वदेशी किस काव्य संग्रह या किस दोहा संग्रह से लिया गया है, तो किस दोहा संग्रह से लिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व से। उनके बाद प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। तो फ्रेंड्स, निबंधकार, नाटककार, कवि एवं कवि होने के साथ साथ ये कहते हैं समीक्षक थे। तो समीक्षक का मतलब क्या होता है? तो समीक्षक का मतलब जो किसी निबंध, किसी नाटक या किसी रचना में क्या करे? समीक्षा करे, अर्थात जांच पड़ताल करे, उन्हें हम क्या कहते हैं? समीक्षक कहते हैं। अर्थात किसी रचना में भावों को अर्थपूर्ण तरीके से देखे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समीक्षक। तो प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि होने के साथ साथ एक समीक्षक भी थे। इन्होंने 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में एक रसिक समाज की स्थापना की। इन्होंने रसिक समाज की स्थापना कब की? तो 1874 ईस्वी में। कहां पर? मिर्जापुर में। यदि आपसे पूछा जाएगा कि रसिक समाज का स्थापना किसने किया, तो प्रेमघन जी ने। कहां पर? तो मिर्जापुर में। और कब? तो 1874 ईस्वी में। और ये अपना आदर्श, चाहे जीवन के क्षेत्र में हो या काव्य के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में हम ये अपना आदर्श किन्हें मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यदि आपसे पूछा जाएगा कि प्रेमघन जी अपना आदर्श किन्हें मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आप कवि परिचय के बारे में अच्छे से परिचित हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने पाठ की ओर। सबसे पहले हम पहला दोहा का समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला दोहा में कवि कहते हैं, सबै विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। यानी जितने भी वस्तु हैं, नर मतलब मनुष्य है, और गति मतलब स्वभाव, रति मतलब लगाव, रीत मतलब पद्धति यानी रीति रिवाज। तो कहते हैं हमारे देश में, हमारे भारत देश में जितने भी मनुष्य हैं, वस्तु है, रीति रिवाज है, स्वभाव है, सारे क्या हो गए? सभी विदेशी। सभी क्या हो गए? विदेशी। लखात, लखात मतलब दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात हमारे देश भारत में जितने भी वस्तु है, मनुष्य है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, सभ्यता है, देश के प्रति जो प्रेम की भावना थी, सभी अब क्या हो गए? विदेशी रंगों में रंग चुके हैं। सभी अब विदेशी रूपों में दिखने लगे हैं। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शा। अर्थात भारत में अब कुछ भी भारतीयता नहीं दिख रहा है। थोड़ी सी भी भारतीयता अब भारत में नजर नहीं आ रहा है। अगला दोहा कहते हैं, मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान। अर्थात मनुज भारती, मनुज मतलब मनुष्य, भारती मतलब भारतीय। तो मनुज भारती यानी भारतीय मनुष्य को देखी कोई देखकर सकत नहीं पहचान, कोई पहचान नहीं सकते हैं। अर्थात भारतीय मनुष्य को देखकर कोई पहचान नहीं सकते हैं। मुसलमान हिंदू की नाव कहे हाँ ये क्रिश्चियन, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है और कौन क्रिश्चियन है, अब ये देखकर पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सारे अपने रीति रिवाज को भूलकर विदेशी रंगों में रंग चुके हैं। कौन मतलब मुस्लिम का पहनावा क्या है, हिंदू का पहनावा क्या है और क्रिश्चियन का पहनावा क्या है, अब इससे पता नहीं लगने वाला है, क्योंकि सभी अब विदेशी हो गए हैं। इसलिए कहते हैं, मनुष्य भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की दाव कहे ये क्रिश्चियन। यानी कहते हैं भारतीय मनुष्य को देखकर अब कोई पहचान नहीं सकता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है और कौन क्रिश्चियन है। आगे कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण दोहा है, प्रश्न में पूछा भी जाता है कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। विद्या कैसे पढ़े हैं? तो परदेशी विद्या पढ़ते हैं। तो परदेशी का अर्थ होता है विदेशी। तो विद्या कैसे पढ़े हैं? जितने भी भारतीयता लोग हैं, आप कैसे विद्या पढ़ रहे हैं? तो विदेशी विद्या पढ़ रहे हैं।
बुद्धि विदेशी पाए, और बुद्धि भी उनके पास कैसी आ गई है, बुद्धि विदेशी आ गई है। चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए, और जो परदेश की चाल चलन है अर्थात विदेश की जो चाल चलन है सारे इनमें क्या हो गए, सभी इनको भाग गए, अच्छे लगने लगे, अर्थात अपने देश की सभ्यता चाल चलन वेशभूषा को भूलकर, सभ्यता संस्कृति को भूलकर विदेशी रंगों में लग रहे हैं। कौन, तो भारतीयता लोग। इसलिए कहते हैं पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, यानी अब भारतीयता लोग मतलब सॉरी भारतीय लोग अब बुद्धि भी क्या है, विदेशी पाने लगे, और विद्या भी कैसी पढ़ने लगे हैं, विदेशी पढ़ने लगे हैं, और इनका चाल चलन भी कैसा हो गया है, परदेश की तरह हो गया, अर्थात विदेशों की तरह हो गया है। कई इन्हें अति भाए, और जो विदेशी रंग है, रूप है, वेशभूषा है, सभी क्या हुए, भारतीय मनुष्य को भा गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रहा है प्रश्न में पूछा जाता है कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए, इसका कहता है व्याख्या करने के लिए। तो जब भी एग्जाम्स में इस चैप्टर से आए तो उम्मीद रखिए इस ये दोहा आना निश्चित है। तो चलिए, ठटे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, यानी ठटे विदेशी ठाठ सब, हमारे देश के, हमारे भारत देश के जितने भी बाजार हैं सभी क्या हो गए, विदेशी रंगों में रंग गए हैं। जो बाजार है, ग्रामीण सभ्यता है या शहर की सभ्यता है, सारे क्या हो गए, सारे जनजीवन विदेशों के रंगों में रंग चुके हैं। सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस, कहते सपनों में भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते, सपने हूँ मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिनमें ना कहूँ कहीं भी भारतीयता लेस, मतलब लेस मतलब होता थोड़ा सा, यानी जिनमें थोड़ी सी भी भारतीयता बची नहीं है, इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ठठे विदेशी ठाठ सब, यानी जितने भी बाजार हैं, जनजीवन है, सभी क्या हो गए, बनियो देश विदेश, यानी हमारे जो देश है वो क्या बन गए हैं, विदेश बन गए। अब हमारे जो देश है अब क्या बन गए हैं, विदेश बन गए हैं। सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस, और सपने भी ना सोच सकते हैं कि हमारे भारत में अब थोड़ी सी भी भारतीयता बची हुई है। आगे कहते हैं बोली सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, कहते हैं अब भारत में वैसे हिंदू लोग नहीं है, अब भारत में वैसे हिंदू लोग नहीं है जो हिंदी बोल सकते हैं। अब हिंदी बोलने से क्या होते हैं, भारतीय लोग कतराते हैं कि अब वो हिंदी बोलना चाहते नहीं है। अब मिले हिंदू लोग, यानी हमारे देश में अब वो हिंदू लोग नहीं है, वो हिंदुस्तानी लोग नहीं है जो हिंदी बोलना चाहते हैं। अब सभी का चाहते हैं कि हम विदेशी भाषा अंग्रेजी का प्रयोग करें, इसलिए कहते हैं अंग्रेजी भाषण करें, अंग्रेजी में ही वो क्या करते हैं, भाषण करते हैं, अंग्रेजी उपभोग, और जितने भी माल है, वस्तुएं, सभी चीज क्या करते हैं, उन सारी वस्तुओं का, अंग्रेजी वस्तुओं का ही वो उपयोग करते हैं। इसलिए कहते हैं बोली सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग, यानी जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदुस्तानी लोग हैं, अब वो हिंदू नहीं बोल सकते हैं, अंग्रेजी भाषण करत, अंग्रेजी में वो भाषण करते हैं, अंग्रेजी उपभोग, और अंग्रेजी में ही वो सारी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, कहते हैं अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी मतलब वाहन मतलब गाड़ी, यानी अब अपने देश में गाड़ी भी, वाहन भी कैसे होने लगी है, अंग्रेजों की तरह, विदेशों की तरह। और कहते हैं बसन मतलब कपड़ा, वेश मतलब जो वेशभूषा होता है, रीति और रिवाज मतलब रीति और नीति का मतलब लगाव, और नीति मतलब जो वेशभूषा, पहनावा और हवा जो लगा होता है। इसलिए कहते हैं अंग्रेजी वाहन बसन, हमारे देश में वाहन बसन सारे क्या हो गए, अर्थात गाड़ी, कपड़ा, सभी क्या हो गए, अब विदेशी हो चुके हैं, अब सारे क्या हो गए, विदेशी हो चुके हैं। अब भारतीयता नाम का कुछ भी चीज नहीं बचा है। वेश रीति और नीति, और वेशभूषा, पहनावा और आवा, रीति, लगाव, रुचि भी अब कैसे होने लगी है, विदेशी होने लगी। अब किसी का इच्छा ना हो कि हम धोती कुर्ता पहने, ये नहीं कहते, भारतीय सभ्यता का थोड़ी सी भी लगाव नहीं है, सबका इच्छा होता है मान लो पैंट शर्ट पहने या जींस पहने, ये सब कहाँ की सभ्यता है, तो विदेशों की सभ्यता है। इसलिए अब हमारे देश में वाहन का भी प्रयोग विदेशी होने लगा, कपड़ा भी अब लोग विदेशी पहनने लगे हैं, और व्यक्ति का जो इच्छा होता है, अभिलाषा, वो सारे क्या हो गए, विदेशी अब हो गए, और पहनावा और हवा, वेशभूषा भी कैसे हो गए हैं, विदेशी हो गए हैं। इसलिए कहते हैं अंग्रेजी वाहन बसन देश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गिरी सकल वस्तु देश देती, अंग्रेजी रुचि, रुचि मतलब इच्छा, अभिलाषा, अभिलाषा भी कैसी हो गई है, अंग्रेजी, यानी विदेशी वस्तुओं का इच्छा होने लगा। भारतीय जो भारत में वस्तु मिलती है वैसी वस्तुओं का इच्छा मनुष्य को नहीं होता है। भारतीय मनुष्य कभी नहीं सोचते कि हम भारतीय वस्तुओं का उपभोग करें, अब वो सारे सोचते हैं कि विदेशी वस्तु का हम उपयोग करें।
इसलिए कहते हैं अंग्रेजी रुचि गिरी, सकल वस्तु देश विपरीत। अंग्रेजी सारे वस्तु हो गए, इच्छा घर जितने भी होते हैं सभी क्या हो गए, अंग्रेजी हो गए। और जो हमारे देश के क्या है, विपरीत है, जो हमारे देश के क्या है, विपरीत है। आगे सुनिए, हिंदुस्तानी नाम सुनिए, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ ही लगा लजा, भारतीयता सब वस्तु ही सो ये है घिना। कहते हैं जो अंग्रेजी हिंदुस्तानी लोग हैं वो हिंदुस्तानी सुनकर क्या होते हैं, घिनाते हैं। उनको यदि कोई हिंदुस्तानी कह दे तो अपने आप में शर्मसार हो जाते हैं, यानी अपने देश के नामों से, अपने राष्ट्र के नामों से उन्हें क्या होने लगा है, मतलब कहते हैं बैर होने लगा। इसलिए वो अब हिंदुस्तानी नाम सुनकर क्या होते हैं, घिनाते हैं। भारतीयता सब वस्तु ही सो ये है घिना। और भारत में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी चीजें मिलती हैं, इन सारी चीजों से क्या हुए, अब वो घिनाने लगे, इन सारी चीजों को अब वो पसंद नहीं करते। इसलिए कहते हैं हिंदुस्तानी नाम सुनी सब अब ये सब कुछ ही लजा, यानी भारतीयता मनुष्य, भारतीय मनुष्य जो होते हैं हिंदुस्तानी नाम सुनकर क्या हुए, अब ये लजाने लगे हैं, शर्माने लगे हैं। बस भारतीयता सब वस्तु ही सो ये है घिना। और भारत में जितने भी वस्तुएं होती है सबसे ये क्या होने लगे, ये भारतीय सब वस्तुओं से क्या होने लगे, बैर होने लगे, घिन करने लगे हैं। आगे कहते हैं देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माँ। कहते हैं देश, हमारे जो देश है, नगर है, बानक बनो, हमारे देश है जो नगर है सभी क्या हो गए, बानक बन गए। बानक का अर्थ होता है जो अपने भाषा में कह सकते हैं बनकी रखना, जिसको कहते हैं गिरवी रखना। जैसे मान लो कोई महिला किसी के सेठ के पास जाती है और अपना झुमका नथिया जो भी होता है सोना चांदी बनकी रख के कुछ पैसा लेती है, इसको हम क्या कहते हैं, बानक अथवा गिरवी रखना। उसी प्रकार से हमारे देश के जो लोग हैं अपने देश को क्या कर दिए हैं, बानक रख दिए हैं, बनकी रख दिए हैं। इसलिए कहते हैं देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हमारे देश हैं जो नगर हैं सभी क्या हो गए, बानक रख दिए गए, गिरवी रख दिए गए, कहाँ, विदेशों के पास। और जितने भी चाल चलन है अपने देश में सभी चाल चलन कैसी आ गई है, अंग्रेजी आ गई, अर्थात विदेशी आ गई है। हाटन में देखूं भरा, यानी हाट में, बाजार में कैसी, हाटन में देखूं भरा, यानी हाट में कैसा माल भरा है, तो बसे अंग्रेजी माल। हाटन में यानी बाजार में कैसा माल भरा हुआ, सारा का सारा अंग्रेजी माल, कहीं पर भारतीयता नाम का कोई चीज नहीं है। अब कोई वस्तु भारतीय नहीं है, यानी अपने माल हाट बाजार में भी माल कैसे दिखने लगी है, विदेशी वस्तु। और व्यक्ति का इच्छा है कि हम विदेशी खरीदे, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, बात समझ रहे। तो इसलिए कवि कहते हैं देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, यानी देश नगर बन के रख दिए गए हैं और सभी चाल चलन क्या हो गए हैं, अंग्रेजी हो गए हैं। अपने जो बाजार है सभी में क्या हो गए, अंग्रेजी माल भर गए हैं। जी आगे कहते हैं ये सभी आखिर किनके कारण हो रहा है, ये जो हमारी सभ्यता, हमारी जो संस्कृति है, भारतीयता जो संस्कृति है अर्थात भारत की संस्कृति अभी ये क्यों नष्ट हो रही है, किनके कारण नष्ट हो रही है। तो सबसे इन कविता में, इन दोहों में सबसे गहरा प्रभाव कवि ने नेताओं पर किया है, सबसे गहरा चोट कवि ने नेताओं पर दिया है। तो कहते हैं ये जो हमारी भारतीय सभ्यता है, जिसे प्राचीन सभ्यता में भारत जो है विश्व गुरु नाम से जाना जाता है, आखिर अब क्यों नहीं जाना जाता है, किनके कारण, तो इनके पीछे नेताओं का हाथ है। वो क्या करते हैं, अपनी बड़ाई करने के लिए किसी को किसी भी तरह से बेच सकते, चाहे वो अपना मातृभूमि क्यों ना हो। इसलिए ये जो दोहा है, ये जो कविता है, सबसे गहरी चोट किस पर डालता है, नेताओं पर। एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि स्वदेशी कविता सबसे गहरी चोट किन पर डालता है, तो स्वदेशी कविता जो है प्रेमघन जी का सबसे गहरी चोट नेताओं पर डालता है। इसलिए कहते हैं, अब नेताओं के बारे में सुनिए क्या कहते हैं, जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली रहा। नेताओं के बारे में कहते हैं जिनसे संभल सकत न हो तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिएंगे हुए यह कैसी खाम ख्याली। बात समझ रहे, कहते हैं नेताओं का क्या होता है, तोंद बहुत बड़ा बड़ा होता है, अर्थात पेट क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। फ्री के माल खा के वो अपना पेट बड़ा कर लेता है। मान लो उसे गाड़ी से उतरना है तो 10-15 मिनट, गाड़ी पर चढ़ना है तो 10-15 मिनट। इसलिए कवि नेताओं के बारे में यहाँ पर टिप्पणी करते हैं कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की, यानी जिनसे क्या नहीं समझ सकते, तनिक सी भी धोती ढीली ढाली, यानी जिन नेताओं से ढीली ढाली धोती कुर्ता नहीं संभल सकते, वो क्या देश का रक्षा करेंगे।
वह देश का रक्षा क्या करेंगे, अपने देश को ख्याल क्या करेंगे। इसलिए तो क्या करते हैं, अपने देश को विदेशों के हाथ में बन के रख देते हैं, विदेशों के हाथ में गिरवी रख देते हैं, क्योंकि उनको खुद धोती संभालती नहीं है, खुद अपना कपड़ा नहीं संभाल सकते, और वो देश का प्रबंध क्या करेंगे, अपने कपड़े नहीं संभालने के कारण वो अपने को विदेशी रंगों में रंग लेते हैं, विदेशी कपड़ा का प्रयोग करते हैं, विदेशी गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो अपने देश की सभ्यता को क्या वो रख पाएंगे, क्या अपने देश को सभ्यता को वो स्वदेशी रहने देंगे, अर्थात नहीं। तो क्या होगा, वो अपने देश के सभ्यता संस्कृति को भी विदेशों के पास गिरवी रख देगा। इसलिए नेताओं के बारे में गहरा टिप्पणी करते हुए कवि कहते हैं, जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली। जिन नेताओं से ढीली ढाली धोती नहीं संभल सकते, कुर्ता नहीं पहन सकते, और अपने को विदेशी कपड़ों में रंग लेते हैं, देश प्रबंध करेंगे, वो देश का प्रबंध क्या करेंगे, या मतलब कैसी खाम ख्याली, वो देश का प्रबंध क्या करेंगे, देश का रक्षा क्या करेंगे, अपने देश का ख्याल क्या रखेंगे, जिनका तोन बहुत बड़ा बड़ा है और धोती कुर्ता वो संभाल नहीं सकते हैं। आगे सुनिए, दास वृत्ति की चाह चहु दिसी चारहु बरन बढ़ाली। कहते हैं दास मतलब नौकर, वृत्ति मतलब स्वभाव चाल चलन, की चाह बचहु यानी दिसी चारहु बरन बढ़ाली। चारहु मतलब चार, और बरन मतलब क्या होता है, वर्ण। चारहु बरन मतलब वर्ण यानी जात, जैसे कहा जाता है कितने वर्ण है, 4 वर्ण, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या होता है, शूद्र। कितने जात है यानी कितने वर्ण, तो 4, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। अपने शरीर में भी 4 प्रकार के वर्ण ऐसा माना जाता है कि जो मतलब सर है, सर को क्या माना जाता है, ऊपर से ब्राह्मण, यहाँ नीचे से यहाँ तक क्या माना जाता है, कंधे को क्या माना जाता है, यहाँ से यहाँ तक क्षत्रिय, और जांघ से यहाँ तक नीचे तक घुटनों तक क्या मानते हैं, तो वैश्य मानते हैं, और सबसे नीचे वाले को पैर को क्या मानते हैं, हम लोग शूद्र मानते हैं। उसी प्रकार से क्या होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। तो कहते हैं दास वृत्ति की चाह चाहू दिसी चारहु बरन बढ़ाली। आखिर इन नेताओं का मान कौन बढ़ाते हैं, इतना मान सम्मान कौन करते हैं, तो कभी उनके बारे में भी टिप्पणी करते हैं, मध्यम वर्ग के परिवार के बारे में टिप्पणी करते हैं कि दास वृत्ति जो नौकर प्रवृत्ति के लोग हैं, आखिर हम जिनको नेताओं का क्या कहते हैं, चमचा कहते हैं, जो नेताओं का चमचा होते हैं वही क्या करते हैं, यानी जो नेताओं का चमचा है, चारों वर्ण के व्यक्ति सभी क्या करते हैं, इन नेताओं का मान बढ़ाते हैं, और क्या कहते हैं, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानो बने डफाली। और अपने नेताओं का मानो उसे मतलब चमचे पानी करने में पैसा मिले या कुछ भी मिले, नहीं कहते हैं कोई वोट खरीद लेता है, पैसा पर वोट, दारू पर वोट, ऐसे ही लोगों को क्या कहते हैं, चमचा कहते हैं, दलाल कहते हैं नेताओं का। यानी इन नेताओं का मान सम्मान कौन बढ़ाता है, तो मध्यम वर्ग के जो होते हैं व्यक्ति, जो नौकर होते हैं, जो नेताओं का चमचा होते हैं, उनके बारे में भी यह गहरा प्रभाव छोड़ता है। दास वृत्ति की चाह चाहूं दिसी चारहु बरन बढ़ाली। इन नेताओं का जो है इतना प्रभाव कौन बढ़ाता है, तो वही नौकर प्रवृत्ति के, मध्यम प्रवृत्ति के लोग, यानी चारों वर्णों में से हो सकते हैं। करत खुशामद झूठ प्रशंसा, और अपने नेताओं का पैसों के बदले, किसी चीज के बदले क्या करते हैं, चमचे पानी करने के लिए वो अपने नेताओं का झूठा प्रशंसा करते हैं, मानो बने डफाली, मानो वो कैसा हो, डफ बजाने वाला, बाजा बजाने वाला। यानी यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार जो मदारी का नस दिखाने वाला होता है, सर्कस में एक बंदर लेके घूमता रहता है और एक साथ में डमरू बजा बजा के अपने बंदर का झूठा प्रशंसा करते रहता है कि मेरा बंदर ये करता है। उसी प्रकार से जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं अपने नेता के बारे में झूठा प्रशंसा करते हैं, यानी मनोडफ बजाते हैं, बाजा बजाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं दास वृत्ति की चाचौ दिसी चारहु बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। यहाँ पर पूछा जाता है कि कवि ने डफाली किन्हें और क्यों कहा है, कवि ने डफाली किन्हें और क्यों कहा है, तो कवि ने डफाली मध्यम वर्ग के लोगों को कहा जो नेता के लोग के क्या होते हैं, चमचे होते हैं, जो नेता का झूठा प्रशंसा करते हैं। और क्यों कहा, तो जो नेता का इसे क्या करते हैं, झूठा प्रशंसा करते हैं, मानो कोई डफ बजाने वाला मदारी का खेल दिखा रहा हो। इसलिए कवि ने डफाली किन्हें कहा है, तो कवि ने डफाली मध्यम वर्ग के नौकर को कहा है। तो हमें उम्मीद है आप स्वदेशी का अर्थ समझ गए होंगे। इनके शीर्षक की सार्थकता का भी यही मायना है कि स्वदेशी मतलब क्या होता है, स्व मतलब अपना और देशी मतलब देश का। यानी इन कविताओं के माध्यम से, इन दोहों के माध्यम से
कभी पुनः अपने देश में प्राचीन सभ्यता को लाना चाहते हैं, और जो हमारी सभ्यता निरंतर विदेशी सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इन्हें रोकना चाहते हैं। इसलिए ये जो शीर्षक दी गई है, इन दोनों का शीर्षक स्वदेशी एक सार्थक शीर्षक है। यहाँ से प्रश्न भी एक क्लियर हो गया कि स्वदेशी शीर्षक मतलब का सार्थकता स्पष्ट करें। तो ये क्या है, एक सार्थक शीर्षक है, क्योंकि कभी पुनः अपनी भारतीय मतलब जो सभ्यता है उनको प्राचीन सभ्यता में लेकर आना चाहते हैं।